Genau. अभी तक आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बाद आप कर चुके हैं एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पर हमने एब्डोमिनल कैविटी के कुछ विसरा को डिस्कस किया हुआ है। स्टार्ट आपने ली थी इसोफेगस से। जस्ट हाफ एन इंच ऑफ द इंफ्राडायफ्रामेटिक पार्ट ऑफ द इसोफेगस इन द एब्डोमिनल कैविटी। आफ्टर दैट द स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इन विच देयर वाज 4 parts of the duodenum and then a very long 20 feet small intestines remaining portion, out of which 8 feet jejunum and 12 feet remaining will be the ileum. ये सारा small intestine है. And then you saw large intestine starting from cecum, appendix, ascending colon, transverse colon, descending, यहाँ तक तो एब्डोमेन में है। उसके बाद पेल्विस में है सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल। ये चल के हम पेल्विस में करेंगे अगले सेशन में। और ये स्ट्रक्चर्स के साथ फिर हमने कुछ और भी देखे हैं स्ट्रक्चर्स, वो जो हेपेटो पैंक्रेटिको बिलियरी सिस्टम है, जिसमें हमने लिवर को देखा कल। उसके बाद वो कनेक्टेड है विद द बिलियरी सिस्टम, दैट मीन्स द बाइल डक्ट्स टू right and left hepatic, the common hepatic, right side receiving the cystic duct from gallbladder and then becoming common bile duct or the bile duct, and that opens into the second part of duodenum along with the pancreas main duct, that is called the main pancreatic duct. तो pancreas भी हमने देखा हुआ है। साथ में हमें ये भी अंदाज़ा है कि in touch with the tail of the pancreas there is a spleen also. वो gastrointestinal tract का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो जीआईटी के इन ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई ज़रूर है, तो ब्लड सप्लाई भी वहीं से लेगी। ये सारे ऑर्गन्स जो इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ना, इनकी ज़ाहिर है ब्लड सप्लाई है, और ब्लड सप्लाई जो है उसकी ऑक्सीजनेटेड भी है तो डीऑक्सीजनेटेड भी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई का तो वही प्रिंसिपल है कि साथ में से गुजर रहा है हमारा एओर्टा, और सबको एओर्टा से ही शेयर लेना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मकसद यह है कि या तो डायरेक्टली एओर्टा से ब्रांच ही उठा लें और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं टू द वेरियस ऑर्गन्स, या कोई ऐसी ब्रांच आए उससे कुछ और उठें उसे लाइकवाइज, लेकिन बहरहाल ब्लड तो एओर्टा से ही आएगा, क्योंकि और कोई सोर्स ही नहीं है टू सप्लाई ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स एज फार एज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कंसर्न, तो वो एओर्टा से ही आएगा। और क्योंकि आपका ये पूरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है डेवलपमेंटली 3 बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है एज फार एज एम्ब्रियोलॉजी इज कंसर्न, द फोर गट, द मिड गट एंड हाइंड गट। आप कहेंगे फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, ये कहाँ कहाँ हमें पता चलेगा कि द फोर गट इज एंडिंग एंड नाउ द मिड गट हैज स्टार्टेड, और कहाँ ये हमें पता चलेगा कि मिड गट हैज एंडेड एंड द हाइंड गट हैज स्टार्टेड। इसी हिसाब से ही वो तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन हमें यह अंदाज़ा होगा कि मिड गट, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, ये 3 बेसिक रीजन्स हैं, और हर रीजन का की एक ब्लड सप्लाई, एक आर्टरी है, और तीनों ही आर्टरियाँ यकीनन सेपरेटली निकलेंगी आपके एओर्टा से, जैसे ना किसी बड़ी सी नदी से निकलती हैं कैनाल्स, और हर एक कैनाल अपने अपने रीजन को इरिगेट करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक आर्टरी निकलेगी तो वो सिर्फ फोर गट के ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी, भले फोर गट में 10 ऑर्गन्स ही क्यों ना हो, और दूसरी आर्टरी निकलेगी तो फिर वो मिड गट के ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी, और तीसरी निकलेगी तो हाइंड गट के ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी। अगर कोई ऑर्गन अगर दोनों रीजन्स में है तो दोनों आर्टरियां एक एक ब्रांच उसको देंगी। तो यहां हमें ये देखना होगा कि वो कौन सी 3 आर्टरीज हैं जो आपके तीनों रीजन्स को सप्लाई करती हैं, और तीनों का मकसद है कि फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तो फोर गट कहां से स्टार्ट होगा? आप समझ लें इसोफेगस से स्टार्ट होगा, स्टमक उसमें आएगा, ड्यूडेनम आधा आएगा, तो समझ लो कि हाफ ऑफ द ड्यूडेनम का वो जो मिडिल है, यानी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का हाफ, वो हाफ ऐसे नहीं कि तुम अपनी मर्जी से हाफ कह दोगे उसको, उस जगह पर ओपन होती है हमारी बाइल और कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट की यूनियन। वहां पर बस जिस जगह पर अंदर आ जाए तो मैं बता दिया जाएगा कि इससे पहले था फोर गट, इससे बाद में शुरू हो गया मिड गट। इसका मतलब ड्यूडेनम विल बी पार्टली इन मिड गट एंड पार्टली इन फोर गट। तो ये दोनों में होगा। फिर अगर ये दोनों में होगा तो फिर दोनों से ब्रांचेस लेगा,
दोनों का मकसद, दो आर्टरियां हैं, फोरगट की आर्टरी से भी शेयर लेगा, मिडगट की आर्टरी से भी शेयर लेगा। और ऐसा ही जब आप ड्यूडेनम से चलते रहेंगे, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट का आधा, उसके बाद थर्ड पार्ट, देन द फोर्थ पार्ट, फिर तो जेजुनम इलियम का लंबा 20 फीट का पूरी जर्नी चलते रहें आप। ये फोरगट मिडगट जारी है आपका। उसके बाद आप लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएंगे, तो ऐसा मत समझना कि आप हाइंड गट में एंटर हो गए हो। मिडगट जारी है, सीकम भी मिडगट में है, अपेंडिक्स भी उसके साथ है, सो मच सो के असेंडिंग कोलोन भी उसी में है। वो जो फ्लेक्चर टर्न करते हो अंडर द लिवर, हेपेटिक फ्लेक्चर, राइट कोलिक फ्लेक्चर, वो भी उसी में है। सो मच सो कि आपका ट्रांसवर्स कोलोन भी उसी में है। जब तक आपको बोला न जाए कि ट्रांसवर्स कोलोन के किसी जगह पर अब मिडगट खत्म होने वाली है, वहां कोई लैंडमार्क नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई डक्ट ओपन हो रही है तो मैं समझ लूंगा, कोई लैंडमार्क नहीं है वहां पर। फिर इन लोगों ने देख लिया है कि आर्टरी की सप्लाई के हिसाब से कैसे हमें पता चलता है कि मिडगट खत्म है। आर्टरी यहां पर अपनी ब्रांचेस को खत्म करती जाएगी, मिडगट की आर्टरी। फोरगट की जो आर्टरी दिखाएंगे हम आपको, जिससे बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी, जो उसके मेंबर्स को सप्लाई करेंगी, उसको बोलते हैं सीलिएक आर्टरी। ये सीलिएक आर्टरी आपने सुनी भी होगी, इंटर में सुनी होगी आपने। तो इसको हम कहते हैं सीलिएक आर्टरी, ये फोरगट की आर्टरी है। फिर जो दूसरी आर्टरी मिडगट को सप्लाई करने आ रही थी, जो उसने सब ये सप्लाई करते करते ट्रांसवर्स कोलोन तक पहुंच गई है, तो ट्रांसवर्स कोलोन के मिडिल में आके वो आर्टरी थक जाएगी, बोलेगी मैं फुल ट्रांसवर्स कोलोन नहीं कर सकूंगी सप्लाई, हाँ आधा बोलोगे तो कर दूंगी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके मैं 2/3 कर लूंगी, 66%। 2/3 कौन से? जाहिर है पहले वाले, माने राइट 2/3। तो राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 की जंक्शन जो होगी ना, वो इस आर्टरी के बेस पर पता चल जाएगा कि इस आर्टरी ने 2/3 तक सप्लाई किया है, माने मेरा 2/3 मिड गट में है, रिमेनिंग 1/3 मेरा हाइंड गट में है। किसने बताया? आर्टरी ने बताया, क्योंकि आर्टरी की सप्लाई वहां खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद एक और आर्टरी उठेगी, इसका नाम होगा इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, क्योंकि पहली का नाम था, बीच वाली का था सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और इससे पहली वाली का सीलिएक आर्टरी। तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक, फिर अब ये इंफीरियर मेसेंटेरिक है। बस इंफीरियर मेसेंटेरिक, बाकी जो हिस्सा रह गया ना गट का, जिसमें फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन का बकाया 1/3, लेफ्ट 1/3, डिसेंडिंग कोलोन खुद, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल, ये सारे के सारे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होंगे। हमें यहां पर ये देखना होगा कि ये पूरी जो ब्लड सप्लाई जीआईटी की है, ये 3 आर्टरियां कैसे और कहां से निकलेंगी, और ये कैसे अपनी ब्रांचेस सप्लाई करेंगी, ये कहां कहां ये हमें मिलती हैं। यहां पर इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। इसको देखने के लिए यहां पर आप आए और देखें आप अपनी पहली आर्टरी जो फोरगट को सप्लाई करने के लिए आएगी, और ये आएगी सीलिएक आर्टरी, और निकलेगी कहां से? एओर्टा से। और कब निकलेगी? जैसे जैसे एओर्टा आपका थोरेक्स को क्रॉस करते हुए डायफ्राम में से इंटर हो जाए ना, कहां से? डायफ्राम का वो ओपनिंग जिसको हम कहते हैं एओर्टिक ओरिफिस, T12 की लेवल पर। जैसे ये अंदर आ गया, ये एब्डोमिनल एओर्टा बन जाएगा, और एब्डोमिनल एओर्टा जैसे ही बाहर आया ना, यानी एब्डोमेन में आया, फौरन ही उसी जगह पर ही T12 की लेवल बस क्रॉस की L1 पर आ ही गया है, तो सबसे पहले ब्रांच दे देगा सीलिएक आर्टरी। अब वो ब्रांच कैसे देते हैं? ये सारी जितनी आर्टरियां होती हैं, जीआईटी कहाँ होता है? कैविटी में होता है ना ये। तो आर्टरियां कहाँ से निकलती है? साइडों से नहीं, सामने से, इधर से, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। और होती हैं वो सिंगल आर्टरीज, वो डबल नहीं होती कि साइडों से निकले, बायलेटरल नहीं, सिंगल, सामने से। तो यहां से निकली सीलिएक, यहां से निकली सुपीरियर मेसेंटेरिक, थोड़ा नीचे आई तो इंफीरियर मेसेंटेरिक, उसमें से ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये सीलिएक आर्टरी हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले। तो सी दिस नाउ सीलिएक आर्टरी। और हमने आपको बताया था आपको कि जब भी किसी आर्टरी को स्टार्ट करो तो नंबर 1 उसकी बिगिनिंग, नंबर 2 उसका इंपॉर्टेंट कोर्स एंड रिलेशंस, इंपॉर्टेंट रिलेशन सारे नहीं, नंबर 4 उसकी टर्मिनेशन, नंबर 5 उसकी ब्रांचेस और उसकी सप्लाई वगैरह। अब यहां पे देखें कि ये आर्टरी आ रही है, ये आर्टरी यहां पे आप देख रहे हो, ये देखें, ये अभी अभी क्रॉस किया है किसको? डायफ्राम को, और ये एब्डोमेन में आया है, और सामने से ये आर्टरी देखेंगे, ये सुराख जो देख रहे हैं, ये आर्टरी काटी है यहां से, ये आर्टरी यहां से, चले थोड़ा सा और देख लें ऊपर, ये देख रहे हैं यहां से आर्टरी काटी, ये अभी डायफ्राम से निकला ही है। तो
तो इट इज एक्चुअली गिविंग दिस आर्टरी, ये आर्टरी है, ये एओर्टा से निकली, नाम है इसका सीलिएक आर्टरी। और देखें यहां से इसको, ये देख सकते हो यहां से, ये देखें अभी अभी एओर्टिक ओरिफिस से निकला है डायफ्राम से ये एओर्टा, और एओर्टा से ये निकल के आ गई क्या, सीलिएक आर्टरी। इसको और भी आप देख सकते हो, सीलिएक आर्टरी, यहां से देख लें क्लियर करके, ये है क्या, सीलिएक आर्टरी। और ये देख रहे हैं ना आप यहां से, एओर्टा अभी अभी ये डायफ्राम से पास हुआ है बिटवीन द टू क्रूरा बिहाइंड द मीडियन आर्किएट लिगामेंट, कमिंग इन टू बिकम नाउ एब्डोमिनल एओर्टा। और एब्डोमिनल एओर्टा इमीडिएटली इट गिव्स दिस अनपेयर्ड आर्टरी राइट फ्रॉम इट्स इंटीरियर सरफेस, और आगे की तरफ से आएगी। वो जैसे आगे की तरफ आएगी ना, इसका बेसिकली नाम है बेसिकली सीलिएक ट्रंक, सीलिएक एक्सिस भी कहते हैं कभी कभी इसको, किसी पुरानी किताबों में लिखा हुआ, इसको हम कहते हैं सीलिएक आर्टरी, लेकिन इसको हम सीलिएक ट्रंक भी कहते हैं। और हमेशा याद रखो, ट्रंक्स जो होते हैं ना, ट्रंक्स जो होते हैं, ट्रंक उन आर्टरीज को कहते हैं जो इमर्ज होने के बाद एकदम से स्प्लिट हो जाती हैं। एक ट्रंक होते हैं शॉर्ट एंड वाइड आर्टरियों को ट्रंक कहते हैं। शॉर्ट एंड वाइड का मतलब जो आर्टरी निकले तो वाइडर हो और लेंथ उसकी लंबी ना हो और निकलने के साथ ही स्प्लिट हो जाए, और ऐसी आर्टरियां, नाम उनका ट्रंक्स होता है। और ट्रंक्स बहुत सारे देखे होंगे आपने, सुने भी होंगे, जैसे आगे से सुनेंगे, एक आपने सुना होगा एक्सिलरी आर्टरी से एक ट्रंक निकला था, थोरेको एक्रोमियल ट्रंक। फिर आपने सबक्लेवियन में आपने कभी शायद सुना हो, कभी थायरो सर्वाइकल ट्रंक, कास्ट्रो सर्वाइकल ट्रंक, हो ना सुना हो तो चलो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक तो सुना होगा। आर्च ऑफ एओर्टा से निकलने वाली राइट साइड से वो बड़ी आर्टरी जो एकदम से दो में स्प्लिट हो जाती है, कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन, लेकिन वो इमर्ज होती है इन फॉर्म ऑफ अ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। तो ये ट्रंक जो है ना, ये ट्रंक वो शॉर्ट और वाइडर आर्टरीज को कहते हैं। तो यहां पर भी इसलिए ट्रंक है क्योंकि निकलने के साथ ही बस निकली, वाइडर है ना, ऐसे निकला, ऐसे स्प्लिट, कितने में, 3 ब्रांचेस में, 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ द सीलिएक आर्टरी। तो सीलिएक आर्टरी खुद तो कुछ नहीं करेगी, इससे निकलने वाली 3 ब्रांचेस आपके फोरगट को सप्लाई करेंगी। फोरगट का कोई आर्गन ये छोड़ेंगी नहीं, ये मैं आपको समझा दूंगा आपको, क्योंकि फोरगट के किसी भी आर्गन को इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। तो किस किस को सप्लाई करने के लिए जाएगी ये, और हाफ डिडनम, क्या सिर्फ यही कि उसके साथ जुड़े हुए जो और भी डिपेंडेंट्स हैं उनको भी, क्यों, क्योंकि पेंक्रियाज भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, लिवर तो जुड़ा हुआ है उसके साथ, डक्स भी हैं, क्या उसके साथ लटकता हुआ गाल ब्लैडर नहीं है, तो उसको भी सप्लाई करेगी, वो भी तो इसी के साथ जुड़े हैं। और क्या सिर्फ इनको, कि स्प्लीन भी इसी के घर में रहता है, भाई स्प्लीन इसी, आप कहें वहाँ कौन सा फूड जाता है, फूड जाए ना जाए, वो आपके घर में तो रहता है ना, आपको ब्लड सप्लाई यहीं से जाएगी ना जाए। तो स्प्लीन को भी इतना एरिया फोरगट का ये सीलिएक आर्टरी सप्लाई करेगी, इसलिए सबसे पहले सीलिएक आर्टरी बाहर निकल के एकदम से ये 3 ब्रांचेस दे देगी। देखें इन 3 ब्रांचेस को, 3 ब्रांचेस ऑफ दी सीलिएक आर्टरी, ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा। अब देखना वो 3 ब्रांचेस का बाद में निकलेंगी कि फौरन, ट्रंक है ना, शॉर्ट एंड वाइडर है तो ट्रंक है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ब्रांच। नंबर 1 देखें पहली ब्रांच, ये देखिए शॉर्ट एंड वाइडर ट्रंक है, नंबर 1 ये ब्रांच आ रही है। कहां गई, किस जगह पर रन कर रही है ये, अब लेसर कर्वेचर के साथ। कौन से लेसर कर्वेचर के हिस्से के साथ, अपर के लोअर हाफ के साथ, अपर हाफ के साथ। अपर हाफ के साथ अगर आप ये देखें, अपर हाफ के साथ अगर आप अपने इस स्टमक को अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दें और लेसर कर्वेचर को 2 हिस्सों में बांट दें, तो अपर हाफ लेफ्ट होगा कि राइट होगा, ये आपका स्टमक है ना, ये आपका लेसर कर्वेचर है, ठीक है, ये आपका लेसर कर्वेचर है। अभी तो ये अपर, इसमें काटूंगा तो ये अपर और लोअर होगा। अगर मैं इसको मुकम्मल हॉरिजॉन्टल बना दूं और मैं अपर और लोअर को इस तरीके से काट दूं, तो जो अपर था वो किस तरफ आएगा, लेफ्ट तरफ आएगा। इसलिए इस आर्टरी का नाम भी है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसका आदि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये देख लें आप, ये तो ये कौन सी आर्टरी जो आपको दिखाई जा रही है, और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या करेगी, लेसर कर्वेचर के साथ जो स्टमक है इसके आगे से भी सप्लाई देगी और कुछ इसके पीछे से भी सप्लाई दे देगी। और ये क्योंकि यहां पर मौजूद है,
अपर पार्ट में, तो अपर पार्ट में यहां कौन खुल रहा है? इसोफेगस। किस ओपनिंग से? इसोफेजल हाइटस से। ये डायफ्राम का ओपनिंग है। तो ये क्या करेगी, ये अपनी कुछ ब्रांचेस इस इसोफेजल हाइटस में देके इतना ऊपर लेके जाएगी कि इसोफेगस का लोअर 1/3 भी इन्हीं से सप्लाई होगा। आपसे लोअर 1/3 तो हो गया ना सप्लाई, भाई लोअर सिर्फ आधा इंच सप्लाई हुआ है। इसोफेगस आपका 24 इंच से ज़्यादा बड़ा है, इसका मकसद है कि नीचे के 8 इंच तुम्हें सप्लाई करने थे। ये आर्टरी यहाँ एब्डामेन में बैठ के क्या 8 इंच सप्लाई कर पाएगी? क्या आधा इंच सप्लाई कर पाएगी? तो बाकी 7 इंच कहाँ से सप्लाई देगा? इसको भी यहाँ से पास होना होगा, कहाँ से? इसोफेजल हाइटस से, टू गो हियर अपवर्ड टू सप्लाई लोअर 1/3। कम से कम 6 इंच तो कर ही दे। चलो अब उसमें बाकी कौन करेगा? बाकी हमारा मसला नहीं है, हम देख लेंगे क्या करते हैं। आप सिर्फ इसको सप्लाई करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी सप्लाई। इसका मकसद है कि इसोफेजल हाइटस से क्या सिर्फ इसोफेगस सप्लाई होता है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी सप्लाई होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी पास होती है यहां से? समझ गए? तो ये पहली ब्रांच आपको दिखाई गई है किसकी? सीलिएक ट्रंक की। इसका इतना ही काम है, बहुत समझिए इसको आप। अब दूसरी ब्रांच आ रही है आपकी। किसकी दूसरी ब्रांच? सीलिएक ट्रंक की दूसरी ब्रांच, वो है ये ब्रांच। ये यहां पर आपको रेड नजर आ रही है, ये पिंक कैसे हो गई? स्टमक के पीछे से गई है, तभी आपको ये ब्रोकन दिखा रहा है। ब्रोकन यानी ये स्टमक के आगे से नहीं, ये स्टमक के पीछे से। और आर्टरी की शक्ल देख रहे हो, इतनी मोटी कि जितना सीलिएक ट्रंक खुद है, यानी मां की साइज की बेटी। ऐसी आर्टरियां बड़ी कम देखी होंगी आपने। आप देखें ना, फीमोरल आर्टरी देखी थी तो प्रोफंडा फीमोरस भी इतनी मोटी थी। बहुत कम देखेंगे आपके ट्रंक से निकलने वाली आर्टरी भी उतनी मोटी हो, यानी खुद उसकी ब्रांच भी उतनी मोटी। ये वो है आर्टरी, और स्टमक के पीछे से जाएगी। और जो पीछे से जाएगी स्टमक के, वो दिखाता हूं आपको इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। स्टमक के पीछे से ये जाएगी और जाते 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 अंदर चली जाएगी। किसके? स्प्लीन के। तो जब स्प्लीन के अंदर ही जा रही है, और अंदर जाके कहाँ? ये अंदर जाके उसके हाइलम तक है, स्प्लीन के हाइलम तक टकराएगी और ब्रांचेस में तकसीम हो जाएगी और घुसा देगी अपना ब्लड। किसमें? स्प्लीन के अंदर। इसका नाम ये इसी वजह से पड़ गया है ना, स्प्लीनिक आर्टरी। ये दूसरी ब्रांच सीलिएक आर्टरी की है, द स्प्लीनिक आर्टरी। दो फर्स्ट थी उसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। आप कहेंगे स्प्लीनिक आर्टरी इसने तो मेरे स्टमक को तो सप्लाई नहीं किया। ये स्टमक के सप्लाई के लिए बनी नहीं है, ये सप्लाई कर रही है इसको। आपने स्प्लीन को इतनी ब्लड सप्लाई, स्प्लीन को क्या इतना ऑक्सीजन चाहिए? स्प्लीन को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। स्प्लीन आपके ब्लड को जल्दी जल्दी रिसीव करेगा, फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपके आरबीसी ज़्यादा जाएंगे, जिनमें से आपके पुराने आरबीसी जल्दी रप्चर होंगे, तो ब्लड फ्लो दोगे तो होगा ना ये काम। इसलिए उसकी ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा है, फ्लो उसको इतना ज़्यादा है। फ्लो इसलिए नहीं ज़्यादा कि उसको ऑक्सीजन की उतनी कोई ज़रूरत है, कोई फ्लो इसलिए ज़्यादा है ताकि ब्लड जब जाए फिल्टर ज़्यादा हो, वहाँ उसका लिम्फोइड टिश्यू जो है ना उसको कलेक्ट करे और इस तरीके से ये हो। और यहाँ पर आरबीसी पुराने वाले रप्चर जल्दी जल्दी हों, जान छुड़ाएं। अब स्लोली इसके आर्गन की साइज़ देख के अगर थोड़ा ब्लड भेजेंगे तो फिर आरबीसी के रप्चर होने में बरसों लग जाएंगे, और जल्दी ख़त्म हो तो नए आए, इसलिए ब्लड फ्लो इतना है। और ये आर्टरी कैसे, एक तो वाइड है और दूसरी आर्टरी में क्या किया है, इसको वाइड करके इसको टार्चुअस भी किया है, ऐसे ऐसे जिगजैग, ये बम्पी देखे ना, ऐसे इस तरीके से वेवी होती जाती है। और ये यहाँ पर स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ पर आपने देखा। अब इस स्प्लीनिक आर्टरी का कुछ मामला तो मैं बाद में बताता हूँ और, लेकिन ये स्प्लीनिक आर्टरी अंदर इंटर होके कहाँ किसमें डिवाइड हो गई है? छोटी छोटी स्प्लीनिक ब्रांचेस में। लेकिन ये ब्रांचेस तो बाद में होंगी, इससे पहले स्प्लीनिक आर्टरी रप्चर होने से पहले 2 ब्रांचेस भेज देगी, 2 नहीं चंद ब्रांचेस, 2 से 3 ऊपर ऐसे फेंक देगी। किसके ऊपर? के फंडस के ऊपर, आगे भी पीछे भी। ये लंबी है कि छोटी है? तो नाम ये हो जाए छोटी गैस्ट्रिक आर्टरीज, इनको हम कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। इस वक्त स्टमक को 2 ब्लड सप्लाईज के सोर्स मिल चुके हैं इसके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक लेफ्ट गैस्ट्रिक और अब शॉर्ट गैस्ट्रिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक किसको? अपर हाफ ऑफ द लेसर कर्वेचर वाली एरिया को, और शॉर्ट गैस्ट्रिक किसको? फंडस वाली एरिया को। ये स्प्लीनिक आर्टरी ने ये शॉर्ट गैस्ट्रिक तो दी ही है, इसके साथ स्प्लीनिक आर्टरी रप्चर होने से पहले ये लंबी सी ब्रांच भेज देगी यहां। किधर?
ग्रेटर कर्वेचर के साथ। ग्रेटर कर्वेचर के कौन से हिस्से के साथ? लोअर के अपर के साथ? ये लोअर है। अगर मैं ग्रेटर कर्वेचर को यहाँ से 200 में काट दूँ तो ग्रेटर कर्वेचर तो अभी भी जारी है। तो ये किस हिस्से को कर रही है सप्लाई? अपर को कर रही है। और अपर हिस्सा जो है अगर हम सीधा कर दें तो अपर हिस्सा राइट हिस्सा होता है कि लेफ्ट हिस्सा होता है? ऑन करो। ये स्टमक होता है ऐसे, अब हुआ है ऐसे, तुम काट रहे हो ऐसे, तो ये अपर हिस्सा किस तरफ आएगा? लेफ्ट आएगा ना। अब अभी ये लेसर कर्वेचर का भी अपर हिस्सा किस तरफ आया था? तो तुमने लेफ्ट गैस्ट्रिक डाला था, तो वो भी अपर हिस्सा इसके सामने ही तो है, तो वो भी क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो वो लेफ्ट होगा, लेकिन उस लेफ्ट को हम लेफ्ट गैस्ट्रिक नहीं कह सकते, हम उसको कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। ये नाम हमेशा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जा रही है आपकी। ये थर्ड सोर्स ऑफ सप्लाई टू द स्टमक है। स्टमक की ब्लड सप्लाई आती है क्वेश्चन में, ये आप याद रखना। आप थर्ड सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई टू द स्टमक। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस आर्टरी का मैं मुंह पे नाम ले रहा हूं ये किसकी ब्रांच है। और मेरा हमेशा यही रहा है कि जब भी आप ना किसी आर्टरी को नाम ले मुंह पर इस आर्टरी का, अगर तो जिस जगह वो आर्टरी है उसको रिवर्स कोर्स में ले जाएं, उसके ब्लड को उसको हार्ट में डाल दें। अगर वो आपको आ रहा है ना कंसेप्ट के साथ, तो मेरी तरफ से एनाटॉमी आपकी बहुत अच्छी है। मिसाल ले रहा हूं मैं इसकी, एक मिसाल। आप अपने एंकल पर फील कर रहे हो एक आर्टरी को जो डार्सम को सप्लाई कर रही है, डॉर्सलिस पीडिस आर्टरी। ब्लड तो वो हार्ट से ही ले रही होगी ना, वो तो कहीं से आता नहीं है। आप डॉर्सलिस पीडिस पे हाथ लगाते हुए पीछे आए, पीछे आते हुए आप अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में उंगली डाल दें, तो किन किन आर्टरियों से आपको गुजरना पड़ा है, ये अगर आपको आ रहा है तो योर एनाटॉमी इज गुड। अगर आप यहां से मैं कैथेटर डाल देता हूं डॉर्सलिस पीडिस में, और डॉर्सलिस पीडिस में जब उठेगा कैथेटर तो डॉर्सल पीडिस को क्रॉस करके कहां आएगा? एंटीरियर टिबियल आर्टरी में। भाई आर्टरी से आर्टरी में आएगा ना, कहाँ? नेक में आएगा, कहाँ आएगा? तो यहां से कहाँ डॉर्सल पीडिस में डाल दोगे तो किधर आएगा? एंटीरियर टिबियल में। एंटीरियर टिबियल आई थी बिहाइंड से फ्रंट की तरफ, तो ऐसे टर्न करके फिर जाएगा किस में? पॉप्लिटल में। वो पॉप्लिटल से गुजर के आएगा किस में? फीमोरल से कंटिन्यूस होके एक्सटर्नल इलियक में। एक्सटर्नल इंटरनल को जो ज्वाइन करेगी तो कॉमन में, कॉमन से आएगी तो एओटा में, ये आपका ये वाला एओटा, और एओटा से होता हुआ डायफ्राम क्रॉस किया, अभी भी एओटा में, अब थोड़े से एओटा। टर्न करोगे तो आर्च में, आर्च से जाओगे तो असेंडिंग एओटा में, अंदर जाओगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो तुमने 4-6 आर्टरियां क्रॉस की ना यहाँ पर। अगर ये आपको उल्टा आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मकसद है कि आपकी एनाटॉमी अच्छी है, बेटर है, और कंसेप्ट भी आ रहा है कि ये एडक्टर मैग्नस में, ये हाइटस मैग्नस से क्रॉस हुआ, मैं ये यहाँ आ गया, ये फलां आ गया, तो इसका मकसद है कि आपकी एनाटॉमी डेवलप हो रही है। आर्टरियों को बैक करो और पहुंचाओ हार्ट से, जहां से ब्लड निकल रहा है, माने लेफ्ट वेंट्रिकल तक तो ले ही आओ। अंडरस्टैंड? तो यहां से अगर फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि बाबा ये है तुम्हारी आर्टरी जिसका नाम है यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी, जरा इसको हार्ट तक तो पहुंचाओ। तुम लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक में डालोगे हाथ, तुम्हारा हाथ पहुंचेगा स्प्लीनिक तक, स्प्लीनिक में से बहते हुए आओगे इधर तो तुम्हारा हाथ आएगा सीलियक तक, सीलियक में से अंदर घुस जाओगे तो एब्डोमिनल एओर्टा में, और ऊपर चलोगे तो थोरेसिक एओर्टा, टर्न करोगे तो आर्च, ये आओगे तो असेंडिंग, अंदर गए तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड तुम्हारा इधर से आ रहा था इसके अंदर। ऐसा ही शॉर्ट गैस्ट्रिक में जाओ, ऐसा ही यहां से आओ, तो उल्टा पकड़ो उसको और जाके पहुंचाओ लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो प्रैक्टिस हो तुम्हारी। अब यहां से देखिए, ये तुम्हें कितने सोर्स मिले? 3 सोर्सेज अभी तक मिल चुके हैं स्टमक को सप्लाई के लिए, और आपकी सीलियक आर्टरी फैलती जा रही है, ब्रांचेस देती जा रही। आप देखिए यहाँ से, इसका मकसद ये है कि स्प्लीनिक आर्टरी, और ये सिलसिला इस तरीके से यहाँ पर चला है यहाँ पर, तो ये स्प्लीनिक आर्टरी ने शॉर्ट गैस्ट्रिक भी दिया, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक भी दिया, स्टमक खासा सप्लाई हो गया, कम से कम ऊपर का हिस्सा तो सप्लाई हो गया, फंडस भी हो गया, ये बॉडी भी काफ़ी हो गई है, उसका लेसर कर्वेचर वाला साइड भी और ग्रेटर वाला भी, आगे भी पीछे भी नेटवर्क क्रिएट हो गया, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा अभी रहता है।
अब इसको यहां से हमने इस तरीके से स्प्लीनिक आर्टरी को यहां से निकाला है। अब देखिए स्प्लीनिक आर्टरी को थोड़ा और डिस्कस करता हूं कि ये ऐसे जिगजैग क्यों गई है, स्टमक के पीछे गई है। यहां से देखें आप, स्टमक को यहां से काटा है, ये देखिए ड्यूडेनम, स्टमक को पाइलोरिक रीजन से काटा, इधर से जेजुनम को काटा है। तो मैं साफ करके दिखा रहा है कि इस कर्व में ये मौजूद था कौन, पेंक्रियाज। और ये जो इस वक्त ट्रंक से निकली थी ना, जो जिगजैग जंप लगाती हुई ऐसे वेवी जा रही थी, कौन, स्प्लीनिक आर्टरी, ये दरअसल सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेंक्रियाज के ऊपर से गुजर रही थी। और सुपीरियर बॉर्डर क्योंकि जिगजैग था, रफ था, तो ये भी इसी वजह से रफ गई थी। और सुपीरियर बॉर्डर से होते हुए ये टेल में आई, और टेल किसको स्ट्राइक कर रहा है, स्प्लीन को, तो ये भी स्प्लीन में अंदर दाखिल हो गई थी। तो ये जिगजैग होती है। तो हमसे पूछा जाता है कि स्प्लीनिक आर्टरी इज रिलेटेड टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज एंड हैविंग अ वेवी एंड टार्चुअस कोर्स, टार्चुअसिटी कहते हैं जिगजैग को। और ये आर्टरी इस तरीके से, अगर ये ऐसे गई है, पेंक्रियाज के ऊपर से गुजरी है, तो क्या ये स्प्लीन को सप्लाई और स्टमक को सप्लाई, क्या पेंक्रियाज को भी सप्लाई? तो पेंक्रियाज का अच्छा खासा ऐसा सप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्या पेंक्रियाज फोरगट में नहीं है क्या? पेंक्रियाज का बड़ा सा फोरगट में, छोटा सा इसका मिडगट में है। चलो, तो इसका मकसद है कि फोरगट में, तो ये आर्टरी सीलिएक किसकी, ये स्प्लीनिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, सीलिएक की। और सीलिएक किसको सप्लाई करती है, फोरगट को। तो पेंक्रियाज को करे ना सप्लाई। क्या पेंक्रियाज के हेड को करेगी कि बॉडी को करेगी? हेड तक तो गई नहीं है, बॉडी को करेगी, टेल को करेगी, हेड को कैसे करेगी? ये आर्टरी इधर से शुरू हुई है, यहां से, तो ये हेड तो रह गया, उसका हेड रह गया। तो आते हैं हेड के पास भी, कहीं भागे नहीं जा रहे। फिलहाल आपके बताते हैं पेंक्रियाज की सप्लाई, और पेंक्रियाज को भी जबरदस्त ब्लड सप्लाई होती है। हर वो आर्गन, ये हमेशा रूल है, समझ लो आप, हर वो आर्गन जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम होगा, समझ ले, जिसमें एंडोक्राइन, हर वो आर्गन जिसमें से हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, साइज उसकी चाहे चंद ग्राम से ही क्यों ना हो, उसकी इतनी जबरदस्त ब्लड सप्लाई होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड देखा है आपने, 5 ग्राम का भी नहीं होता है, आधे तोले का भी नहीं है, यानी इससे तो एक ईयरिंग भी नहीं बन सकती, इतना छोटा सा ब्लड सप्लाई उसकी देखें तो हैरान रह जाएं आप। वजह यह है कि ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक्शन कहाँ करते हैं, डिस्टेंस पर। तो इसका मकसद है कि हार्मोन्स को डिलीवर कैसे किया जाता है, टू पुट देम इनटू द ब्लड। तो जिस आर्गन से निकल रहे हैं वहां ब्लड फ्लो होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना उसकी। और उन आर्गन्स को कब कितना देना है, हार्मोन्स उनको बताता कौन है, कोई दूसरा। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को बताएगा कि तुम थायराइड हार्मोन्स बनाओ, तो कैसे बनाएगा, वहां से आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहां से। उसको कौन बताएगा, बॉडी को जरूरत है, कौन बताता है, ये सब ब्लड से जाता है। तो इसका मकसद है कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी आर्गन, एंडोक्राइन आर्गन देखोगे वो क्या करेगा, उसमें ह्यूज ब्लड सप्लाई होगी। और अभी देख रहे हो ना, ये स्प्लीनिक आर्टरी इसके ऊपर से गुजर रही है। स्प्लीनिक आर्टरी की साइज देखी तुमने, इतनी बड़ी, और ये जिगजैग टार्चुअस, तो सरफेस एरिया भी, जगह भी, इसको जो ऐसे करोगे इतनी लंबी होगी, ऐसे करोगे स्प्रिंग की तरह तो कम, और जितनी बड़ी होगी, जितनी मोटी होगी, ब्लड फ्लो उतना ज्यादा होगा। और ये ब्लड फ्लो इतना ज्यादा होगा, एक तीर से 2 शिकार, एक स्प्लीन में जाके वो फिल्टर ज्यादा तेजी से होगी, और साथ में जो गुजरेगा तो पेंक्रियाज ने ब्लड सप्लाई भी ले ली उससे जबरदस्त। अल्लाह ताला ने एक ही स्प्लीनिक आर्टरी से 2 काम, और फिर आगे से क्योंकि स्टमक को भी जबरदस्त ब्लड सप्लाई चाहिए, तो इसको ऑर्डर हो गया कि 2 ब्लड सप्लाई की बड़ी बड़ी आर्टरियां स्टमक को भी दे दो। स्प्लीनिक आर्टरी का इतना जबरदस्त काम है यहाँ पर, लेकिन पेंक्रियाज ज्यादा सप्लाई नहीं हुआ है। और एंडोक्राइन आर्गन है बड़ा शानदार, क्योंकि यहाँ से एक जबरदस्त हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। आपके जितने भी हार्मोन्स हो ना, अगर 20-25 सारे ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज ही करते हैं। बस इन सबको लगाम लगा के बैठा है ये सिर्फ अकेला इंसुलिन। 24 हार्मोन्स है ना अगर, तो 23 हर तरह से कभी ना कभी आपके ग्लूकोज को इंक्रीज करते रहते हैं। ये वाहिद ये हार्मोन है जो ग्लूकोज की लेवल को नॉर्मलाइज यानी डाउन रखता है। यानी ये ना हो तो ये 23 हार्मोन्स उठ के खड़े हो जाएंगे। यानी 23 पार्टियां इधर हैं, एक इमरान खान है, इसका नाम इंसुलिन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इंसुलिन नहीं है तो आप हवाले हैं उन 23, और ये आपकी शुगर लेवल बढ़ाएंगे ही, सिर्फ वो बढ़ाएंगे तो आपको डायबिटीज़ होगी। और फिर उसका हल यही होगा कि इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। पेंक्रियाज वो चीज़ है जे
जो एजाज़ है ना इंसुलिन जैसी चीज़ को निकालने का, वो अल्लाह ने इस पेंक्रियाज को दिया है। ये इतना ज़बरदस्त जो है ना। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे होती हैं यहाँ, तो इसको हम यहाँ पे ये स्प्लिनिक आर्टरी कहते हैं। स्प्लिनिक आर्टरी की ये ब्रांचेज, ये सेकंड ब्रांच जो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा के आपको दिखाई है यहाँ पर। और ये जो हमने स्टमक देखा ना, ये आपने देखा था अभी, अब आपको स्टमक दिखाया। अगर स्टमक में खुदा न खास्ता, अगर स्टमक में खुदा न खास्ता कोई उसके पोस्टीरियर वाल में कोई अल्सर वगैरह हो जाए, पेप्टिक अल्सर वगैरह सुनी होगी ना आपने, तो पेप्टिक अल्सर अगर हो जाए, कहते हैं ना मैदे में जख्म हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना यहाँ पर, तो ये मैदे में जो जख्म है ना, मादे में जख्म हो गया है, तो जख्म है उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर, अल्सर जख्म। अगर वो ना पोस्टीरियर वाल में कहीं हो गया तो आपको एसिडिटी, पेन, इस किस्म की चीज़ होगी। लेकिन वो अगर मुसलसल रहा और इसको थोड़ा सा और करते क्या, और ये दिन आ गया कि वो उसमें परफोरेशन हो गई, सुराख हो गया, बस्ट हो गया पीछे से, तो अब ये स्टमक के जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं यही रहेंगे कि लीक होंगे पीछे से, और जो लीक होंगे पीछे से तो उनको आर्टरी टकराएगी, कौन? पेंक्रियाज के साथ साथ स्प्लिनिक आर्टरी। स्प्लिनिक आर्टरी आपकी रप्चर हो जाएगी या बर्न हो जाएगी एक तरह से, और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो आपसे पूछते हैं कि अगर पोस्टीरियर वाल ऑफ द स्टमक में अगर कहीं परफोरेशन हो जाए ड्यू टू पेप्टिक अल्सर, तो कौन सी आर्टरी वहाँ मौजूद होती है जिसको इंजरी होने के चांसेस हैं, और ये इतनी सीवियर इंजरी होती है, इतना ब्लड बाहर निकल आता है कि पेशेंट पहुँचते पहुँचते रास्ते में एक्सपायर कर जाता है। लेकिन आजकल पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट है, परफोरेशन के केसेस आपको रेयर ही मिलेंगे, कभी शायद ना ही मिले, क्योंकि पेप्टिक अल्सर की आजकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है, इसलिए अनकंट्रोल्ड ऐसे अनट्रीटेड पेप्टिक अल्सर के केसेस आपको नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा। लेकिन बहरहाल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टीरियर वाल ऑफ द स्टमक की स्प्लिनिक आर्टरी के साथ। ये इसकी दूसरी ब्रांच थी। आ जाएं आप तीसरी ब्रांच पे, वो है ये। अब देखें, ये पहली ये लेफ्ट गैस्ट्रिक, दूसरी ये स्प्लिनिक, तीसरी ये। ठीक है, ये नहीं, सॉरी, ये है क्या? सीलिक ट्रंक, सीलिक आर्टरी। ये जा रही है क्या? लेफ्ट गैस्ट्रिक। ये जा रही है क्या? स्प्लिनिक। ये जा रही है ये किधर? लिवर की तरफ। इसका नाम है हेपेटिक आर्टरी। इसका नाम है क्या? हेपेटिक आर्टरी, दिस वन। यहां तक इसका नाम, ये हेपेटिक आर्टरी है। अब जैसे हेपेटिक आर्टरी लिवर की तरफ घूम के जाने की कोशिश कर रही है, तो ये देख रही है कि साथ में स्टमक भी तो है मेरे साथ। स्टमक का कौन सा कर्वेचर? लेसर ग्रेटर, लेसर। अपर पार्ट के लोअर पार्ट, लेफ्ट पार्ट के राइट पार्ट। तो राइट पार्ट को ये हेपेटिक आर्टरी राइट पार्ट की तरफ एक ब्रांच भेजेगी, ये राइट गैस्ट्रिक। और जैसे जो ब्रांच भेजेगी और आधे तक पहुंचेगी, तो ऊपर से कौन आ रहा होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक। दोनों आपस में एनास्टोमोस कर देंगी, और ये क्या करेंगी? ये आपके इस लेसर कर्वेचर के लोअर पार्ट को आगे से भी स्टमक को सप्लाई, पीछे से भी स्टमक को सप्लाई। ये चौथी सोर्स आपको मिली है स्टमक की ब्लड सप्लाई की। लेसर कर्वेचर के अपर पार्ट के रीजन में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, डायरेक्ट ब्रांच ऑफ दी सीलिएक। और ये जो अब आपको मिली है क्या? ये हेपेटिक की ब्रांच है, यानी थर्ड जो आर्टरी आपकी हेपेटिक, उसकी ब्रांच है ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। दोनों आपस में एनास्टोमोस कर जाएंगी। यहाँ पर ये आपको मिल गया, यहाँ पे फोर्थ सोर्स आपका। लेकिन क्या ऐसा करने के बाद क्या हेपेटिक आर्टरी खत्म हो गई क्या? नहीं, जारी है वो जो यहाँ कैसे खत्म होगी? वो तो है लिवर की आर्टरी। तो लिवर की आर्टरी को यहाँ पे, लिवर की आर्टरी को यहाँ पर आपको देखना होगा, याद दिलाना मुझे। तो लिवर की आर्टरी को आपको यहाँ पे देखना होगा। यह है लिवर की आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। उसने आपको ब्रांच दी है भाई, स्प्लिनिक में भी तो इसने भी तो दी है ना आपको, ये भी दे देती है। ये थोड़ी नहीं कहेगी कि नहीं मैं तो हेपेटिक आर्टरी हूँ, मैं आपको क्यों दूँ ब्रांच? भाई यहाँ से गुजर रहे हो, देने में क्या हर्ज है? स्प्लिनिक आर्टरी देखो पेंक्रियाज के ऊपर से जंप लगाती हुई गई है, तो पेंक्रियाज को सप्लाई किया है ना, पेंक्रियाटिक ब्रांचेस। फिर आप स्प्लीन में घुस गई, वो तो खैर करेगी, लेकिन साथ में जो देखा ग्रेटर कर्वेचर में, उधर फंडस
शॉर्ट गैस्ट्रिक, इधर ग्रेटर कर्वेचर का अपर पार्ट, तो ये दिया है ना उसने, ऐसे थोड़ी स्प्लीनिक है तो बस स्प्लीनिक कोई करेगी। तो ये जो है गैस्ट्रिक, तो ये भले हेपेटिक है तो करेगी, लेकिन साथ में चलो ये यहाँ से गुजर रहे हो, ये दे दो उसको, एनास्टोमोस बना दो। उसके बाद ये ऐसे गई है, अब किसके ऊपर से पास हो रही है? हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ, पाइलोरस तो हो गया। अब पाइलोरस के बाद क्या आएगा? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम का पहला इंच, वैसे ड्यूडिनम के पहले पार्ट के 2 इंचेस होते हैं, तो उसका पहला इंच ये उसके ऊपर से टर्न करके अब स्टमक लिवर की तरफ जाएगी। और जब ये स्टमक ये ड्यूडिनम के पीछे, ड्यूडिनम के ऊपर से ऐसे गुजर के जब वो लिवर की तरफ जाएगी, तो लिवर की तरफ जब जाएगी तो ये ड्यूडिनम है ना नीचे, तो ड्यूडिनम का फोरगट का ऐसा नहीं है क्या? है कि नहीं है? तो ये अपनी एक ब्रांच नीचे उतारेगी, किसकी तरफ? ड्यूडिनम की तरफ। और ड्यूडिनम में भी देखिए पहले रेड किया है, बाद में पिंक किया है, क्यों? क्योंकि ड्यूडिनम के बिहाइंड से पास हो रही है, जैसे ये बिहाइंड से पास हुई थी, और ये ड्यूडिनम को क्रॉस कर चुकी है ये। अब जो ड्यूडिनम को क्रॉस कर चुकी लाइक दिस, तो यहां आ गई है क्या? पेंक्रियाज है ना, इसमें कौन फंसा हुआ है? यहां पर पेंक्रियाज। तो ये पेंक्रियाज के पीछे चली जाएगी। अब जैसे इन्हें क्रॉस किया यहां पर, इसने यहां पर क्रॉस ही क्या करना है, ये सीधा सीधा यहां पर 2 में डिवाइड हो जाएगी, बाइफरकेट हो जाएगी ये वाली आर्टरी। ये गई किधर? ग्रेटर कर्वेचर के बाकी वाले हाफ में, लेफ्ट हाफ के राइट हाफ? राइट हाफ। और राइट हाफ हो तो इसका नाम पड़ जाएगा राइट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक आर्टरी। क्यों? उसका नाम था ना लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक, तो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक आपस में एनास्टोमोस करेंगी। 5वां सोर्स आपके स्टमक का। ये कौन सी आर्टरी बताई मैंने आपको? राइट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक आर्टरी। तो ग्रेटर कर्वेचर के साथ जो 2 आर्टरी आपस में एनास्टोमोस करती हैं, उसमें से एक है ये राइट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक और एक है वो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक। और एसआई लेसर कर्वेचर के साथ ये थी राइट हेपेटिक और वो है सही राइट गैस्ट्रिक और वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक। यहां से ये, अब ये क्या एक है कि ये भी है? ये सप्लाई करेगी किसको? पेंक्रियाज को, कि ड्यूडिनम को? दोनों को तो बाद में देख लेंगे, अभी किसको कर रही है? ठीक है ना। इसका मकसद ये है कि ये जो ब्रोकन आर्टरी है, इसने दरअसल क्या काम किया है? 2 ब्रांचेस दी हैं, एक किसके लिए? तो गैस्ट्रो, और दूसरी किसके लिए? तो ड्यूडिनल। तो ये जो मेन जो आर्टरी थी ना, जिसने 2 में की है, इसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। नाम है इसका क्या? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। क्योंकि एक ये गैस्ट्रो दे रही है, एक ये ड्यूडिनल दे रही है। तो गैस्ट्रो कौन सा? गैस्ट्रो एपिपोलॉइक। कौन सी वाली? राइट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक। और दूसरी कौन सी? ड्यूडिनल। क्या वाकई ये सिर्फ ड्यूडिनल है कि हेड ऑफ पेंक्रियाज भी सप्लाई करेगी? समझ ले, हेड ऑफ पेंक्रियाज। क्या पूरा कि आधा? क्यों आधा? नहीं, टेल तो मैं हेड की बात कर रहा हूं। क्योंकि मिडगट में, क्योंकि इधर आपको सेकंड पार्ट में कौन आके एंटर हो रहा था? डक्ट एंटर हो रही थी। तो यहां पर लाइन होगी कि बाबा तुम्हारा रेंज खत्म है, क्योंकि इसके बाद फिर अगली आर्टरी आने वाली है, क्योंकि फोरगट यहां खत्म होता है। तो फोरगट यहां खत्म होता है, तो हेड पूरा फोरगट में आएगा कि हेड का एक हिस्सा फोरगट में, एक मिडगट में आएगा? तो इसका मकसद है कि पूरे हेड को कि आधे हेड को? आधे हेड को सप्लाई करेगी। तो फिर इसको नाम ड्यूडिनल पड़े कि पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल पड़े? तो इसका हम कहते हैं पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, नॉट द ड्यूडिनल आर्टरी। तो ये पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी इस वक्त आप यहां पे देख रहे हो। और क्या पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल बस यही काफी है कि एक और पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल चाहिए, जो कहां से आए? नीचे से। तो ये कहां से आ रही है? तो इसलिए इसका नाम है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। तो इसका मकसद क्या हो गया कि ये हेपेटिक आर्टरी ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस दी हैं। कौन सी? एक तो ये राइट गैस्ट्रिक दी, और ये नीचे फेंकी है ये आर्टरी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है, क्योंकि ये अभी अभी से जो जहां से एसिडिक कंटेंट्स की काइम आएगी ना यहाँ पर ड्यूडिनम में, तो अगर उसमें बहुत एसिड होता रहेगा, होता रहेगा, तो ड्यूडिनम की वाल को एसिड लगा लगा के यहां पे पेप्टिक अल्सर करा सकता है। और ये आगे से कहीं परफोरेट हो गया, और इसका पोस्टीरियर वाल परफोरेट हो गया, और सुराख हो गया, और वहां एसिडिक काइम निकला, तो अब की बार जो फेटल हेमरेज होगी ना, वो इस आर्टरी की होगी। किसकी? गैस्ट्रोड्यूडिनल की। बड़ी फेटल हेमरेज होती है। आर्टरी की साइज देखें आप कितनी बड़ी है।
तो आपसे पूछा जाता है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम की पेप्टिक अल्सर के परफोरेशन से जो आर्टरी ट्रैप हो जाती है और वल्नरेबल होती है, इंजरेबल होती है, जैसे फेटल हेमरेज हो जाती है, वो गैस्ट्रोड्यूडेनल। अगर ऐसा मामला स्टमक में हो गया तो स्प्लीनिक। ये रिलेशन क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन क्वेश्चंस में आता है। अब ये क्या हेपेटिक आर्टरी खत्म हो गई? भाई कैसे खत्म हो गई? अभी तो लिवर आया ही नहीं है, ये अभी रास्ते में बंदर बांट हो रही है, आधे से ज्यादा ब्लड तो इन्होंने ले लिया। वैसे लिवर को इसके जरिए इतना ज्यादा ब्लड वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लिवर को ज्यादा ब्लड दरअसल पोर्टल वेन से मिलता है 70%, इससे कम। हालांकि ये ऑक्सीजनेटेड है, वो ऑक्सीजनेटेड फुली नहीं था। चलो ठीक है, हमारा उससे भी काम हो जाएगा। अब आप इसको टर्न करके ऊपर लेके जाएंगे, किस नाम से? उसी नाम से। अब होता यह है कि ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी निकलने से पहले थी तो हेपेटिक आर्टरी, लेकिन तब उसका नाम बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। इसका कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडेनल के निकलने के बाद इसका नाम हो जाता है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अगर करना चाहें आप तो, नहीं अगर आपको याद है तो कोई इतनी जबरदस्ती भी नहीं है। प्रॉपर हेपेटिक, क्योंकि अब तो वाकई लिवर की तरफ ही जाएगी ना। इससे पहले कॉमनली स्टमक को भी सप्लाई, पेंक्रियाज को भी, ड्यूडेनम को भी, तो कॉमन हेपेटिक है, वो भी हेपेटिक नाम से, लेकिन कॉमन हेपेटिक। लेकिन गैस्ट्रोड्यूडेनल के निकलने के बाद इसका नाम प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब आप इसको सीधा लेके जाएं ऊपर 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 करते, अंदर दाखिल कर दें, किसमें? लिवर के पोर्टा हेपेटिस में, जो कल दाखिल किया आपने। इसको नहीं, थोड़ी देर पहले दो में स्प्लिट कर दें, एक राइट को एक लेफ्ट को। जो राइट को जाएगी 3 क्वार्टर से, तो सबको नहीं, राइट माइनस कार्डेट एंड क्वाड्रेट, और जो लेफ्ट जाएगी लेफ्ट प्लस कार्डेट एंड क्वाड्रेट, ताकि हाफ हाफ हो जाए। और वो जो अंदर जाएगी, घुस जाएगी, तो अपना ब्लड फेंक देगी कहाँ? साइनोसाइड्स में, जहां पोर्टल का ब्लड उसका इंतजार कर रहा है। हो जाओ मिक्स। और ये साइनोसाइड सारे आएंगे अपना सारा काम करने के बाद किस में? सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन ये सारी जुड़ के हेपेटिक वेन में, अब इन्फीरियर वेना केवा में चले जाओ। ये कल हमने आपको डिस्कस करवाया यहाँ पर। और ये जो है आपकी ये हेपेटिक आर्टरी इस तरीके से यहाँ पर। अब आप देखो, आपका ड्यूडेनम जितना सप्लाई होना था, फोरगट का सप्लाई हो गया। इसोफेगस जितना करना था कर चुके। स्टमक पूरा 5 ब्लड सप्लाई इसकी दे चुके। पेंक्रियाज जितना फोरगट में है वो सप्लाई कर चुके। सारा ही फोरगट में होता है, थोड़ा मिडगट में, हेड का हिस्सा मिडगट में रह गया है, उसको बाद में देख लेंगे। स्प्लीन, अब इससे ज़्यादा स्प्लीन को और क्या देना है आपको? आधा सीलिएक ट्रंक की ब्लड सप्लाई तो उधर भेजिए तुमने, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब बाकी क्या रह गया? लिवर। लिवर में तुमने अभी भी फेंक दिया। बाकी क्या रह गया? गॉल ब्लैडर। तो ये जो 2 आर्टरियाँ जा रही हैं ना आपकी, एक है ये राइट हेपेटिक और दूसरी है ये लेफ्ट हेपेटिक, अंदर जाएंगी ना पोर्टा हेपेटिस में। बस पोर्टा हेपेटिस में जाने से पहले इन दोनों में से किसी एक से एक छोटी सी ब्रांच भेज के नीचे ले आओ और गॉल ब्लैडर को सप्लाई करके उसका नाम ही डाल दो सिस्टिक आर्टरी। दोनों में से किस से उठाओगे? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर ज़ाहिर राइट साइड पर है। लेफ्ट से क्यों उठाओगे जब गॉल ब्लैडर राइट पर है? तो आप यहाँ से एक ब्रांच उठा दें, उसके पोर्टा हेपेटिस में से लिवर के अंदर दाखिल होने से पहले एक ब्रांच उठा दें गॉल ब्लैडर। क्यों भाई? गॉल ब्लैडर भी तो फोरगट का ही मेंबर है, वो कोई मिडगट का तो नहीं है। अब मुझे आप बताएं, कोई एक आर्गन ऐसा हो जो फोरगट में हो जिसने सीलिएक से सप्लाई न ली हो? सारे सप्लाई हो गए। समझ गए? ये सीलिएक आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन है, और इससे आपके जीआईटी के आर्गन सप्लाई होते जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, पेंक्रियाज की सप्लाई पूछी जा सकती है, लिवर की सप्लाई पूछी जा सकती है, ज़्यादा सप्लाई स्टमक की पूछी जाती है, क्योंकि 5 उसकी वेरियस सोर्सेज हैं। और इनको आप फ्लो चार्ट की तरह बता सकते हो। सीलिएक, चलो एओर्टा एरो, सीलिएक एरो लेफ्ट गैस्ट्रिक, या फिर एओर्टा सीलिएक, आगे जाओ तो स्प्लीनिक, और आगे जाओ तो शॉर्ट गैस्ट्रिक। इसी तरीके से फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। आप ज़्यादा ना लिखें, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तरीका बनाएं, कोई कुछ ना हो डायग्राम बना लो, उसका फ्लो चार्ट करो, डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के उसको अच्छे तरीके से लेबल करो। अंडरस्टैंड? तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी क्या? ये सीलिएक आर्टरी की बात हो रही। तो उसके बाद आप देखें आपका एओर्टा जो है ये तो बिहाइंड से चल रहा है, तो एओर्टा तो गायब हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो एओर्टा तो फिर दबा हुआ होगा किसमें? पेंक्रियाज में। नजर आएगा क्या आपको? देखें आगे चल के।
ये देखें आप, ये एओर्टा, उसके बाद एओर्टा ही गायब। किसने छुपाया? ये सारे स्ट्रक्चर्स। पेंक्रियाज में छुप गया, यहाँ से ये अब ड्यूडिनम में छुपा हुआ है। अब ड्यूडिनम खत्म हुआ तो फिर आपने झांकना शुरू किया इसने, एओर्टा ने, लेकिन अब तक तो ये छुपा हुआ है ना पूरा का पूरा। अब जो छुपा हुआ है बिहाइंड द पेंक्रियाज, जब यहाँ मौजूद है, पेंक्रियाज के किस जगह पर? बॉडी के पीछे। जब बॉडी के पीछे ये आपका पेंक्रियाज के बॉडी के पीछे जब ये एओर्टा घूम रहा है ना, यहाँ से ये ऑलमोस्ट इस जगह पर, जो नजर तो नहीं आ रहा आपको, ऑलमोस्ट इस जगह पर ये एक आर्टरी दे देगा फ्रंट से ऐसे। नाम होगा इसका सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी। किसके लिए? मिडगट के लिए। ये सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी का निकलते हुए नजर आ रही है क्या आपको? नहीं, छुपी हुई है। ये मिडगट की आर्टरी है। वो फोरगट की थी अभी तक जो आपने देखी, बाइल डक्ट के ओपनिंग तक उसने अपनी सप्लाई खत्म कर दिया। अब इससे ऑनवर्ड ये आर्टरी आएगी, टेक ओवर कर लेगी इसको। अब जो ये आर्टरी आएगी क्या अभी निकलने के टाइम पे क्या नजर आ रही है आपको? नहीं, निकलेगी आपके एओर्टा के फ्रंट से। अभी छुपी होगी किसमें? पेंक्रियाज में। उठाओ पेंक्रियाज को थोड़ा सा देखें तो सही इसका क्या निकल कहाँ से रही है। ये आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये एओर्टा देख रहे हो ना आप, यहाँ ये एओर्टा से यहाँ से, चलो थोड़ा आगे से देखते हैं। ये देखिए यहाँ से ये सीलिएक है और ये निकल रही है कौन? सुपीरियर मीजेंट। ये रीनल आर्टरियाँ हैं ना जो इनसे थोड़ा पहले ही निकल आती है। ये इस वक्त यहाँ पे आपको निकलते, आप कहेंगे ये तो निकली हुई नजर आ रही है, ये मैं बताता हूँ कि ये आर्टरी पेंक्रियाज से जान छुड़ा के फ्रंट में कैसे आएगी। ठीक है, यहां से ये आर्टरी, अब इसको आर्टरी, अब देखिए आप पेंक्रियाज के पीछे ये आर्टरी बैठी हुई है। कहीं ये आर्टरी पेंक्रियाज को उठाओगे तो यहां से, लेकिन निकलने के टाइम पर नजर नहीं आएगी आपको क्योंकि एओर्टा ही छुपा हुआ है। जैसे एओर्टा छुपा हुआ है, देखिए ये जैसे आर्टरी यहां से निकली ना फ्रंट से, एओर्टा छुपा हुआ है। आप अगर अपने हेड ऑफ पेंक्रियाज पर नजर डालेंगे ना, दिखाता हूं, तो जितना भी हेड ऑफ पेंक्रियाज है वो तो है ही, एक इसका छोटा प्रोसेस जो होता है ना हेड ऑफ पेंक्रियाज के पास, जो उसका हेड ऑफ पेंक्रियाज का छोटा सा प्रोसेस, ये जो मेरा हाथ है ना बिल्कुल पेंक्रियाज ऐसा ही है, ये हेड ऐसा है, ये हेड है, हेड का एक छोटा सा प्रोसेस ये नीचे से निकला हुआ है, इसको बोलते हैं अनसाइनेट प्रोसेस ऑफ पेंक्रियाज। ये भी दिखाता हूं, ये नीचे से जब निकलेगी, यहां बिहाइंड क्या है? एओर्टा, और एओर्टा से निकल रही है सुपीरियर मीजेंटेरिक, नजर नहीं आएगी। ये अनसाइनेट प्रोसेस और द रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में ये जो फिशर है ना आपका ग्रूव, इससे बाहर निकल आती है। कौन? सुपीरियर मीजेंटेरिक। अब तो नजर आएगी आपको कि अभी भी नहीं आएगी? अब जो नजर आएगी तो किसको क्रॉस करेगी? अनसाइनेट को, और नीचे से होगा ड्यूडिनम का तीसरा पार्ट, उसको क्रॉस करेगी। देख लें यहां पर आप, ये टुकड़ा क्या कहलाता है? अनसाइनेट प्रोसेस। ये देख रहे हैं, ये अनसाइनेट प्रोसेस। अब ये सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी कहीं यहां से निकली थी, अभी आपको नजर नहीं आते 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 ये देखिए अनसाइनेट प्रोसेस और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में जो फिशर है वहां से निकल के आ गई और क्रॉस किया अनसाइनेट को। अब क्रॉस कर रही है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को, और लंबी सी आर्टरी चलते 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 यहां पहुंच जाएगी राइट इलियक फोसा तक, ऐसे कर बना दी हुई। आ जाएंगे, देख लें आप इसको। ये देखें आपका पेंक्रियाज यहां से उड़ाया है इसने और आपको ये जाते हुए दिखाई दे रही है। इसको मैं आपको नीचे से यहां तक दिखाता हूं चल के। ये देख रहे हैं आप, ये सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी है। इसकी जिम्मेदारी है कि ये मिडगट के हर आर्गन को सप्लाई करे, टेक ओवर कर ले। कहां? लोअर हाफ ऑफ द ड्यूडिनम से टेक ओवर करके ट्रांसवर्स कोलॉन के आधे तक तो ले ही जाए। इस दौरान कोई ग्लैंड विलैंड तो मिलेगा नहीं। हाँ, ये है कि पेंक्रियाज का बचा हुआ हिस्सा तो उसको मिलेगा। तो इसका मकसद है कि जो पेंक्रियाज का बचा हुआ हिस्सा इसको मिलेगा, तो उस बचे हुए हिस्से को इसको सप्लाई करना है। कैसे? निकलने, जैसे निकली है ना यहाँ से, बल्कि निकलने से पहले ही अगर चाहे तो, लेकिन ये यहाँ से जैसे निकली है एक ब्रांच यहाँ डाल देगी
किसमें? ग्रूव बिटवीन द हेड एंड द ड्यूडिनम, क्योंकि ड्यूडिनम के सी शेप कर्व ने पकड़ा हुआ है ना, तो ये इस ग्रूव में डाल देगी यहां पर, ताकि ये पकड़ ले इसको ऊपर से आने वाली पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल को। ये पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल है जो किसकी ब्रांच थी? गैस्ट्रोड्यूडिनल की। तो ये ये ऊपर से आने वाली थी सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल, और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक ने पहली ब्रांच इसको दी है इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल, और सुपीरियर और इंफीरियर आपस में एनास्टोमोस करेंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा फोर गट की आर्टरी मिड गट की आर्टरी के साथ आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं? अपनी पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरीज के जरिए। क्यों? क्योंकि यही तो वो जगह है जहां से फोर गट और मिड गट के ड्यूडिनम आपस में मिले हुए होते हैं। तो जहां से ये वाला ऐसा, इसका मकसद है कि लोअर हाफ ऑफ द ड्यूडिनम माने लोअर हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट किससे सप्लाई होगा? इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडिनल। तो इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडिनल ड्यूडिनम को सप्लाई करेगी, कंसाइनेट प्रोसेस और इसको भी सप्लाई करेगी। तो अब आपका पैंक्रियाज पूरा सप्लाई हो गया। किससे? स्प्लीनिक के पैंक्रियाटिक ब्रांचेस से, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल से, इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल से। आप कहेंगे ये तो फोरगट और मिडगट दोनों सप्लाई कर रहे हैं इसके। भाई पैंक्रियाज फोरगट मिडगट दोनों में तो आता है, जैसे ड्यूडिनम दोनों में आता है। तो फोरगट और मिडगट की आर्टरियों की मुलाकात कहां होगी? ड्यूडिनम के जंक्शन पे, अपर और लोअर हाफ पे, बाइल डक्ट के ओपनिंग पर, ये यहां पर होगी। चलो ड्यूडिनम तो हो गया सप्लाई। उसके बाद क्या करना है? जेजुनम और इलियम के 20 फीट लंबे इंटेस्टाइन को सप्लाई करना है। अब वो कैसे सप्लाई होगा? ये आर्टरी आपकी आ रही है, ये आर्टरी आपकी आ रही है यहां से, ये आर्टरी आपकी आ रही है यहां से। अब यहां से देखो, मैंने यहां से काटा है क्या? जेजुनम, और यहां से काटा है इलियम। तो काट के कितना बाहर फेंका हुआ है मैंने? 20 फीट लंबा। तो जब आप न काटते अगर आप इसको, तो ये ऐसे बाहर आ जाता। इतने 20 फीट लंबे वाली एरिया को सप्लाई करने के लिए तुम्हें आर्टरियां भी इतनी चाहिए, एक से तो नहीं होगा सप्लाई। ये जो आपकी है कौन? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, यहां से अपनी लेफ्ट साइड से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कर 15-16 ब्रांचेस दे देगी। देख लो कैसे। ये देख लें, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ रही है ना, और ये ब्रांचेस अंदर एंटर हो जाएंगी। किसमें? मेसेंट्री के अंदर, ताकि पहुंच सके किसको? जेजुनम और इलियम को। तो जो ऊपर की ब्रांचेस हैं जेजुनल ब्रांचेस, जो नीचे की ब्रांचेस हैं इलियल ब्रांचेस। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये जेजुनल इलियल ब्रांचेस भले मेसेंट्री में दाखिल होके इनको पहुंचे। तो ये टोटल कितना है? 20 फीट का एरिया है। अगर 20 फीट का है तो 20 आर्टरियां निकाल लेते हैं, चलो 16-17 होती हैं। 20 आर्टरियां तो एक फीट को सप्लाई करेंगी। अगर ये सीधी चली गई और किसी में अगर आ गया और सीधी चली गई और इनमें एनास्टोमोस भी नहीं होता है क्योंकि ये एंड आर्टरीज होती हैं, तो अगर किसी में एम्बुलस फंस गया, कोई क्लॉट फंस गया, तो ये पूरा टुकड़ा नेक्रोसिस हो जाएगी। तो नेचर क्या करती है? इनको निकालती जरूर है, लेकिन इनको आर्टीरियल आर्केड्स बना देती है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये निकली है। ये क्या निकल, ये क्या है आपकी? मेसेंट्रिक आर्टरी। और ये क्या निकल रहा हूं मैं इनसे? ब्रांचेस। और ये ब्रांचेस क्या एक एक करके स्ट्रेट जाती हैं कि एनास्टोमोस बनाती हैं आपस में? तो ये आर्टीरियल आर्केड्स बनते हैं विद इन द मेसेंट्री, जो जेजुनम में होते हैं 1 या 2 सीरीज, जबकि यहां होती हैं 4 या 5 जनरेशंस। और उसके बाद फिर सीधी आर्टरियां हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं वेसा रेक्टा। जेजुनम और इलियम भी सप्लाई। उसके बाद अभी सीकम रहता है, अपेंडिक्स रहता है, असेंडिंग कोलोन रहता है, ट्रांसवर्स कोलोन का आधा से ज्यादा रहता है। अब की बार ये अपनी आर्टरियां निकालेगी राइट साइड से। कैसे? ये देखें आप, अभी कहां से निकाला था? लेफ्ट से। अब निकालेगी राइट से। नंबर 1 ये निकाली है राइट से, नंबर 2 ये निकाली है राइट से, ये निकाली है, बल्कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। अब जो नंबर 1 ऊपर से जो दूसरी आर्टरी, चलो यहां से निकालते हैं ये आर्टरी। इस आर्टरी का नाम है इलियोकोलिक आर्टरी। नाम से जाहिर है, कोलोन को तो करेगी सप्लाई, इलियम के आखिरी हिस्से को भी करेगी। ये राइट से निकलने वाली सबसे लोएस्ट आर्टरी है ये। अब जो इलियोकोलिक आर्टरी को मैं यहां लेके जाऊंगा, यहां, तो कहां पहुंची? कोलोन तक। एक ब्रांच ये ऊपर भेजेगी कोलिक,
एक ब्रांच ये नीचे भेजेगी इलियल, तो तभी तो इसका नाम हो गया इलियोकोलिक। ये जो इलियल ब्रांच आई है ना यहां, ये जो टर्न करेगी यहां पर, तो उधर से आ रही होगी सुपीरियर मेसेंटेरिक खुद, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ ये एनास्टोमोस कर लेगी। यानी इसका मकसद है कि इलियोकोलिक आर्टरी किसके साथ एनास्टोमोस करती है? विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ, यानी बेटी अपनी मां के साथ एनास्टोमोस कर देगी। कौन सी आर्टरी है? इलियोकोलिक। तो इलियोकोलिक का जो इलियल पोर्शन ऊपर गया वो ब्रांचेस फेंकेगा किसकी तरफ? असेंडिंग कोलन के लोअर हाफ की तरफ। और ये इलियल ब्रांच जो तुमने ऐसे फेंकी है तो ये किसकी तरफ? टर्मिनल इलियम की तरफ। ये समझ में आ गया? टर्मिनल इलियम की तरफ कोलन सप्लाई होगा। कौन बाईपास हो गया है? जिसको सप्लाई नहीं मिल सकी वो चीख रहा है कि मुझे क्यों छोड़ा? और अपेंडिक्स। तो ये काम इलियोकोलिक खुद करेगी कि जब ये बाहर निकल के अपना ऐसे उल्लू सीधा कर रही थी कि वो कोलिक तो ये मेरी इलियल वगैरह, तो इलियोकोलिक यहां से ब्रांच भेजेगी, एक इन फ्रंट ऑफ सीकम, एक बिहाइंड द सीकम। किसकी ब्रांच? इलियोकोलिक की ब्रांच। जो इन फ्रंट ऑफ सीकम है तो एंटीरियर सीकल, जो बिहाइंड है तो पोस्टीरियर सीकल। सीकम सप्लाई हो गया कि नहीं? अपेंडिक्स कहेगा कि मैं भूखा हूं, तो आए एक अपेंडिकुलर आर्टरी, क्योंकि तुम सीकम से निकल रहे हो तो तुम्हें कोई सीकल आर्टरी सप्लाई करेगी। अब कौन सी सीकल आर्टरी? एंटीरियर के पोस्टीरियर। क्यों पोस्टीरियर? क्योंकि वो पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट पे अटैच होता है, तो पोस्टीरियर सीकल। तो पोस्टीरियर सीकल से तुम ब्रांच दे दोगे अपेंडिकुलर आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी फिर एक एंड आर्टरी होती है, इसमें क्लॉट आ गया तो अपेंडिक्स गया, क्योंकि उसको फिर सप्लाई एनास्टोमोसिस कहीं दूसरे से कोई सोर्स है ही नहीं उसका। ये देख रहे हैं, ये अपेंडिकुलर आर्टरी ये जा रही है, किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर सीकल की। और ये एंटीरियर सीकल, पोस्टीरियर सीकल। अब आपका अपेंडिक्स भी सप्लाई, सीकम भी सप्लाई, कोलोन का कुछ हिस्सा तो सप्लाई हो ही गया है। ये सारा खेल है क्या? इलियोकोलिक का। थोड़ा सा ऊपर चलें, ये आर्टरी आ रही है एक और, किस तरफ से? राइट से, राइट कोलिक आर्टरी। कहां टकराएगी आके? कोलोन को। एक ब्रांच डिसेंडिंग नीचे भेजेगी ताकि ये इलियोकोलिक की कोलिक ब्रांच के साथ एनास्टोमोस करे, एक ब्रांच ऊपर भेजेगी तो ये बाकी कोलोन को सप्लाई कर देगी। कहां तक? राइट कोलिक फ्लेक्सर ट्रांसफर तक। थोड़ा सा ट्रांसफर भी कर ले, हमें कोई इतना कोई मसला नहीं है, कोई कर सकती है, लेकिन ये कोलिक फ्लेक्सर तक, हेपेटिक कोलिक फ्लेक्सर तक। और चढ़े आप, असेंडिंग कोलन से जान छूट गई। अब मिड गट का आखिरी हिस्सा आने वाला है, कौन? ट्रांसवर्स कोलन। इसके लिए फिर आएगी तीसरी आर्टरी। ये थी कौन सी? राइट कोलिक है, तो ये भी राइट कोलिक, क्योंकि ये भी तो राइट से ही आने वाली है ना ये, लेकिन हम इसको कहते हैं मिडिल कोलिक। मिडिल कोलिक क्यों कहते हैं ये आपको बताते हैं बाद में। ये मिडिल कोलिक है। अब मिडिल कोलिक आर्टरी जैसे आई, उसने एक ब्रांच दी टेल आपके लेफ्ट की तरफ अंडर द ट्रांसवर्स कोलन, और एक ब्रांच दी इसने राइट साइड पर, ताकि ये असेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कोलिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर सके। और वो इधर वो कहां तक ब्रांच भेजेगी? कहां तक? राइट 2/3 तक। तो इसका मकसद राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन विल बी सप्लाइड बाय मिडिल कोलिक आर्टरी। और यही वो जगह है, कितना सप्लाई करेगी? कभी कभी ये हाफ तक करती है, बोलती है बस मैं थक गई। इसका मकसद है कि मिड गट की एंड कहाँ हुई? हाफ ऑफ द कोलन, हाफ ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में ये 2/3 तक चली जाती है। तो फिर आपकी तरफ से मिड गट की एंड कहाँ हुई? 2/3 और 1/3 की जंक्शन में। कुछ लोगों में तो ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर तक भी निकल जाती है। तो इसका मकसद है कि तुम्हारा पूरा ट्रांसवर्स कोलन मिड गट में हो। ये डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग मानते हैं राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 की जंक्शन को। तो ये मिड गट और हाइंड गट की ये जो तय होता है ना ये मामला, ये कौन तय करता है? आर्टरी कहां तक जाती है, वरना कोई लैंडमार्क तो है ही नहीं। और ये आपकी मिड गट की सप्लाई पूरी हो गई। अब क्या रह गया? हाइंड गट रह गया आपका। इस आर्टरी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि बाबा मेरा काम तो हुआ खत्म, अब इसकी सप्लाई के लिए तुम्हें एक और आर्टरी चाहिए, उसका नाम होगा इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आप कहां से उठाएंगे? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को आप यहां पे देख सकते हो। ये देखें आप,
इस वक्त ये जब थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम क्रॉस कर रहा है किसको? एओर्टा को। जब आप ना ड्यूडेनम को उठाएंगे ऐसे, तो इस एओर्टा से जस्ट अंडर द ड्यूडेनम इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल रही होगी। ये देख रहे हैं, ये उठाएंगे तो यहां से इस तरीके से आपको मिलेगी। ये देख रहे हैं, ये यहां से अपीयर हो रही थी ये। अब ये किधर जाएगी? ये लेफ्ट की तरफ जाएगी। क्यों? डिसेंडिंग कोलन उधर है ना, लेफ्ट की तरफ है। तो ये जो है ये आपकी कौन सी आर्टरी है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, हाइंड गट की आर्टरी। अब ये कैसे सप्लाई करेगी इसको देख लो आप। यहां ये देख लें, ये क्या आ रही है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ रही है। आते ही ये एक कोलिक ब्रांच दे देगी। किस तरफ? राइट के लेफ्ट? लेफ्ट कोलिक आर्टरी। तभी तो उसका नाम मिडिल डाला था हमने। राइट कोलिक, मिडिल कोलिक, अब लेफ्ट कोलिक। तो पहली ब्रांच सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक से आई ये। अब लेफ्ट कोलिक किस तरफ जाएगी? डिसेंडिंग कोलन की तरफ। एक ब्रांच तो ऐसे फेंकेगी जो ट्रांसवर्स लिया जाएगी, क्योंकि ट्रांसवर्स कोलन का बचा हुआ 1/3 तो सप्लाई करना है आपको। लेकिन दूसरी ब्रांच नीचे गिराएगी लंबी सी। क्यों? डिसेंडिंग कोलन को जो करना है सप्लाई। ऑलमोस्ट सारे डिसेंडिंग कोलन को सप्लाई कर देगी। क्या मिडगट खत्म? हाइंड गट खत्म? नहीं, अभी सिग्मॉइड कोलन जो बाकी है वो तो पेल्विस में है। पेल्विस में है तो सप्लाई तो इसी को करना है। रेक्टम बाकी है, एनल कैनाल बाकी है। तो थोड़ा और नीचे आओ और ये 3-4 ब्रांचेस भेज दो अंदर पेल्विस में और सप्लाई करो किसको? सिग्मॉइड कोलन को। सिग्मॉइडल आर्टरीज 3 से 4 होती हैं। क्या हो गया आपका काम? कि अभी रेक्टम एनल कैनाल बाकी है। फिर ये थकार बैठ जाएगी, वो बोलेगी बाबा मैं हूं ना, मेरा नाम है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, मैं कंटिन्यू होके जाती हूं और रेक्टम को भी सप्लाई कर देती हूं, और मेरा नाम फिर रास्ते में बदल जाएगा, मेरी कंटिन्यूएशन का नाम पड़ जाएगा सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बेसिकली क्या है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन, ब्रांच नहीं, कंटिन्यूएशन। तो ये नीचे से देखिए आर्टरी आ गई, ये सुपीरियर, कौन सी? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी अगर ये सप्लाई करेगी तो क्यों ना और नीचे चली जाए, एनल कैनाल को भी कर दे, एनल कैनाल को भी सप्लाई कर देगी। एनल कैनाल को सप्लाई करेगी, एनल कैनाल के पूरे को नहीं, हाफ को। क्यों? क्योंकि जहां पर भी आप यहां पे देखोगे, जिस जगह पे भी सरफेस के बाद कोई सुराख आए, जैसे माउथ में, जैसे कान में, जैसे नाक में, जैसे नीचे, यही होल्स इंसान के जिस्म पर 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, फेस पे 7 सुराख, और नीचे उसके 3 सुराख अगर फीमेल है, 2 सुराख अगर मेल है। एक सुराख एट द टिप ऑफ द पेनिस जहां पर है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस, जहां से यूरिन पास होती है, और एक सुराख एंड ऑफ द एनल कैनाल पर जिसको हम एनस कहते हैं। फीमेल में एक वजाइना भी। अब जहां जहां होल्स होते हैं ना आपके, वहां से अगर इनसाइड आप जाएंगे ना, तो इनसाइड में आधे तक, 2/3 तक, 1/3 तक सप्लाई उसकी बाहर से जाती है। इसका मकसद है कि एनल कैनाल की सप्लाई अपर हाफ में तो ऊपर से ही आएगी, लेकिन लोअर हाफ की सप्लाई नीचे से जाएगी। कहां से? पेरिनियम की स्किन, यानी लोअर पार्ट की स्किन से अंदर जाएगी। और लोअर पार्ट से जो मैं आर्टरी भेजूंगा ना, उसका नाम फिर डाल दूंगा मैं इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। जब डालूंगा तब बताऊंगा, वो पेल्विस से आएगी, वो जब आपको दिखाएंगे आपको वो कौन सी आर्टरी होगी, इंफीरियर रेक्टल। तो इंफीरियर रेक्टल और सुपीरियर रेक्टल आपस में एनास्टोमोस कर जाएंगे। तो आपका गट का हिस्सा कहां खत्म होगा? मिडिल ऑफ द एनल कैनाल के साथ, क्योंकि लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल आउटसाइड से ब्लड सप्लाई लेता है। तो आपका रेक्टम भी सप्लाई, जिसको चल के फिर देखेंगे पेल्विस में भी, और आपका एनल कैनाल भी सप्लाई, लेकिन कितना? हाफ। ये हाइंड गट की एंड हाफ तक है। हाइंड गट के बाद का हिस्सा जो है लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, इट इज समथिंग एल्स, वो बाहर से, वो स्किन से रिलेटेड है। तो इतनी आर्टरीज हैं आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, लाइक दिस आल्सो, और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इस तरीके से। अब आप अगर फॉर एग्जांपल यहां ये देखें,
बस कहाँ गए? ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि अगर आप इसको रफली बना दें, ये आपका आयोटा, मैं एक लाइन से बना रहा हूं, लंबा लंबा करके, मोटा नहीं करके बना रहा हूं, टाइम ज़ाया हो गया। अब यहां से एक ये देख ली कौन सी? हाँ हाँ सीलिएक, क्यों नहीं, ये और ये इंफीरियर मेसेंट्रिक। जो सीलिएक उठाई तुमने ऐसे और इसको किया तुमने 3 में डिवाइड, नंबर 1 दिस वन इज लेफ्ट गैस्ट्रिक, और इसकी कुछ ब्रांचेस तुमने इसोफेगस की तरफ भी भेजी हैं। उसके बाद स्प्लिनिक से कुछ ब्रांचेस तुमने पेंक्रियाज को भी दी हैं, लेकिन बिलाखिर तुमने उनको स्प्लिट किया यहाँ पर, कैसे कि ये भी दी हैं तुमने शॉर्ट गैस्ट्रिक और ये दी है तुमने लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलाइक। और उसके बाद तुमने यहाँ से लेके आए हो ये आर्टरी हेपेटिक, हेपेटिक में से सबसे पहले तो तुमने ये ब्रांच उठाई लेफ्ट गैस्ट्रो राइट गैस्ट्रोपिपलाइक। उसके बाद तुम यहाँ से लेके गए, इधर से फेंकी एक ब्रांच गैस्ट्रोड्यूडिनल, और गैस्ट्रोड्यूडिनल को यहाँ से किया ड्यूडिनल, और ये किया तुमने, देखो स्टमक बन गया ना ऐसे। और इसके साथ साथ ये तुमने उठाई और सप्लाई किया किसको? पेंक्रियाज को और ड्यूडिनम को। ये आपने यहाँ पे ये है, ये आपकी सुपीरियर पेंक्रियाटिक को ड्यूडिनल, जिसने पेंक्रियाज को भी सप्लाई किया और ड्यूडिनम को भी सप्लाई किया। और इसके बाद हेपेटिक को ऊपर लेके गए। अब प्रॉपर हेपेटिक है, ये हेपेटिक ऊपर गई तो आपकी ये दोनों, और यहाँ से गिराई ब्रांच तो गाल ब्लैडर को। ये सप्लाई आपका, इसको आप लेबल कर लें। थोड़ा सा नीचे आए, अब आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक है, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ से दिखा देते हैं। चलो सुपीरियर मेसेंट्रिक, अब इधर से उठाई और क्या किया, इसको ऐसे लंबा लेके गए, और इस सुपीरियर मेसेंट्रिक से उठा के पहली ब्रांच यहाँ से, जिसको इसमें एनास्टोमोस बनवाया तुमने, कौन सी? इंफीरियर पेंक्रियाटिक, और उसके बाद ये ब्रांचेस आपने उठाई थी, ये जेजुनल और इलियर ब्रांचेस, और जिसमें आपने एनास्टोमोसिस वगैरह करके आर्टीरियल आर्केड करके ये रेजा रेक्टा बनाया, पूरा जेजुनम इलियम आपने सप्लाई किया। और इसके बाद इसकी राइट साइड से जो आर्टरियां उठाई, सबसे पहले ये इलियो कोलिक, राइट कोलिक, मिडिल कोलिक। अब ये जो राइट कोलिक, ये जो आपने इलियो कोलिक उठाया है, तो इलियो कोलिक में एक ब्रांच नीचे गिराई, एक ऊपर, और ये नीचे गिराई, उसको इससे साथ एनास्टोमोस किया। लेकिन क्या ऐसा ही किया है कि यहाँ से उठाया है एक एंटीरियर कोलिक और एक पोस्टीरियर कोलिक, और पोस्टीरियर कोलिक से उठाई अपेंडिकुलर, और ये आप थोड़ा सा ऊपर गए तो यहाँ से आपने दिया राइट कोलिक, एक ब्रांच नीचे गिराई, एक ऊपर, और उसके बाद आपने यहाँ से दिया क्या? मिडिल कोलिक, एक ब्रांच नीचे गिराई और एक ऐसे ट्रांसवर्सली ले गए मिडगटा का पूरा सप्लाई। उसके बाद आप आते हो क्या, और नीचे आए हो, यहाँ से उठाएं आप इंफीरियर मेसेंटेरिक। अब यहाँ से आपने लिया है इसका लेफ्ट कोलिक, उसकी एक ब्रांच ऊपर उठाई तो इसके साथ एनास्टोमोस किया और नीचे ये गिराया, और उसके बाद इधर से उठाई आपने कुछ सिग्मोइडल ब्रांचेस, इनको ऐसे एनास्टोमोस किया, और नीचे कंटिन्यूसली रह गए तो आप ये हो गए सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जिसने रेक्टम और एनल कैनाल को सप्लाई किया। पिक्चर बना लो, उसको लेबल कर लो, टिप्स पे आ जाएंगे ये 20, 25, 30 आर्टरियां आपके हाथ में। अब मसला ये नहीं है कि ये आर्टरियां आपके हाथ में आ गई हैं, ठीक इन्हीं के नामों पर तुम वेंस भी वापस लेके जा सकते हो, सेम नामों से। अब ये सारी आर्टरियां तुमने कहां से उठाई? एओर्टा से। तो इनके साथ जो आर्टरियां लेके वापस तुम जाओगे तो वेनें बन जाएंगी, और उन वेनों को तुम कहां डालना चाहोगे? बाय रूल, बाय डिफॉल्ट इंफीरियर वेना केवा में। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जब यहां से वापस जाती हैं तो जीआईटी में ये रूल है कि ये डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में नहीं जाएंगी। सिर्फ जीआईटी को ये फैसिलिटी है और किसी को नहीं, क्योंकि जीआईटी से वापस जाने वाला ब्लड जस्ट डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी हैं, और उनको लिवर में जाए बगैर आप उनको सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं डाल सकते। तो ऐसा करना होगा। तो ये आर्टरियां कुछ डिफरेंट तरीकों से वापस जाएंगी, ब्रांचेस सेम होंगी, वही जेजुनल और इलियल वेन्स, वही राइट कोलिक वेन, इंफीरियर फला फला, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सीलियक वेन नहीं होगी, वहाँ कुछ मसला दूसरा होगा। लेकिन ये पिक्चर आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करके बनाते रहो, ये चीज़ें आपको डेवलप होती रहेंगी। ये सेकंड में नहीं लगेगा, हमें कितना 2-3 मिनट लगे।
और जब इसको रिटर्न कराएंगे वेन्स, तो वेन्स का बनना थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये मैं आपको बनाऊंगा वेन में, उसको हम कहेंगे यहाँ पर द पोर्टल सर्कुलेशन। बहुत क्वेश्चंस आते हैं उस पर, और आपको दिखाते हैं कि पोर्टल सर्कुलेशन है क्या। ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो हमारी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक आध क्लास रहेगी थोड़ी सी, तो हमारा GIT का पोर्शन जो है ना, ये इसका एब्डोमेन का पोर्शन, जो रीजन आपका, ये फिनिश हो जाएगा और हम फिर पेल्विस में एंटर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला इस मंथ के अंदर हम लोग बाय द एंड ऑफ जनवरी एब्डोमेन ख़त्म करके फरवरी में हम पेल्विस में एंटर हो जाएंगे हम, और हमारे 3 रीजन्स इंशाल्लाह टाइम से ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है।